बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो है हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। 6 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो पहले निकालेंगे। 3 will be related with reflection and 3 will be related with rotation। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो सम ऑफ टेंसर्स पढ़ेंगे। एक आध उससे पहले एक एग्जांपल करेंगे, फिर सम ऑफ टेंसर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ट्रांसफॉर्मेशन टी ट्रांसफॉर्म्स एवरी वेक्टर इनटू इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड प्लेन। दैट वी हैव अ फिक्स्ड प्लेन, हमारे पास एक फिक्स्ड प्लेन है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी, वी आर डिनोटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन विद टी। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये कि दिस इज अ टेंसर, इसको हम कह रहे हैं ये टेंसर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या करती है? इट ट्रांसफॉर्म्स एवरी वेक्टर इनटू इट्स मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड प्लेन। वो जो फिक्स्ड प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हर वेक्टर को जो है वो उसके मिरर इमेज पे मैप करती है। यानी कि उसको जो फिक्स्ड प्लेन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज मिरर, ठीक है, उसको वो मिरर कंसिडर करती है और हर वेक्टर को मैप करती है, अपने मिरर इमेज मैप करती है। इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि सपोज वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन टी ए इज इक्वल टू ए डॉट ई वन इंटू any vector, any fixed vector, suppose fixed vector e1 plus e2. this is the definition कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हर वेक्टर ए को इस तरह जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगी कि ए डॉट ई वन, ए कुछ भी हो जाए उसका डॉट ई वन के साथ और ब्रैकेट के साथ जो है वो पूरे के पूरे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ई प्लस ई वन प्लस ई टू वेक्टर के साथ जो फिक्स्ड वेक्टर है, जो भी फिर रिजल्ट जो भी आए। तो ये डेफिनेशन है। जैसे कि पेपर में भी क्वेश्चन था, वो भी जो है वो देखेंगे। तो ये जान की डेफिनेशन है शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन की। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो हर वेक्टर को उसके मिरर इमेज पे मैप करेगी, जो भी वो फिक्स्ड प्लेन हम एज अ मिरर जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। तो इस केस में हमने इस टेंसर के इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो है ना वो मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यूजुअली वी हैव 3 प्लेन्स, perpendicular planes x y y z and x z planes। तो ये जो हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टी का, वी विल फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दीज फिक्स्ड प्लेन्स। तो हर एक प्लेन के लिहाज से वी विल फाइंड इट्स मैट्रिक्स। यानी पहले एक प्लेन लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, उसका मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड प्लेन when that fixed plane will act as mirror। फिर दूसरी फिर जो है वो similarly we will discuss the third one। तो अच्छा होगा क्या कि जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा ना उस फिक्स्ड प्लेन का, यानी उस फिक्स्ड प्लेन पे जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा, जो जिस प्लेन को हम मिरर इमेज ले रहे होंगे उस पे जो भी जो है वो जिसका मिरर ले रहे होंगे उस पे जो भी जो है वो वेक्टर नॉर्मल होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, उसको जो है वो मैप करेगी अपने मिरर पे। और जो नॉर्मल कोई भी वेक्टर होगा नॉर्मल होगा तो वो उसको
उसका जो मिरर इमेज है उसका वो नेगेटिव बनेगा। वैसे तो कोई भी वेक्टर अगर उस पर उसका हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल वेक्टर का हम जो है वो उसका रिफ्लेक्शन लेंगे उस मिरर इमेज से, यानी मिरर इमेज पे उसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो वो नॉर्मल वेक्टर को जो है वो उसके नेगेटिव पे मैप करेगी। वैसे तो जैसे उसका सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर विच इज़ मेकिंग सपोज एन एंगल ऑफ 45 विद दैट फिक्स्ड प्लेन, जो फिक्स प्लेन है जो कि हमारे पास हमारा प्लेन है एज अ मिरर एक्ट कर रही है, उसके साथ वो वेक्टर जो है 45 का एंगल बना रहा है। तो वो उसी तरह ये जो टी है उसको अपने मिरर पे मैप करेगी जो है वो डाउनवर्ड, उसी प्लेन के अकॉर्डिंग। जैसे जो है वो 45 पर बना रहा है तो उसी तरह जो है वो फिर वो नीचे वापस बनाएगा 45। तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो उसको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जैक्टली अपनी नेगेटिव पे मैप करेगी, ठीक है। आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो है वो सपोज आप अब अभी लेना कोई जो है वो मिरर ले लें, उसके ऊपर आप अपना जो है वो पेन रखें, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे वर्टिकली रखें ना, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि वो जो है वो उसकी जो टॉप है वो एग्जैक्टली उसकी जो है वो नीचे आ रहेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ से वो उसका मिरर नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा, और जो उसकी टॉप है वो बिल्कुल नीचे होगी। तो मतलब ये जो है वो नेगेटिव एग्जैक्टली जो है वो नेगेटिव जो है वो बन रहा होगा, फेज शिफ्ट 180 का पूरा वो दे रहा होगा, एंगल जो है वो इमेज और उसमें जो है पूरे 180 का होगा। अच्छा, तो इस लिहाज से अब हमने देखना है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो तीनों में ही हम देखेंगे। और दूसरी बात, जो वेक्टर उसके पैरेलल होगा यानी प्लेन के ऊपर आएगा, जो भी वेक्टर प्लेन के ऊपर आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो उधर ही रहेगा। सारी बात है, अगर आप आयन के आगे मिरर के ऊपर कोई चीज़ रखें तो उसका इमेज देखें तो वो उसके ऊपर ही बन रहा होगा। जो है ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसको आप जो है वो घर में भी, तो वो उसके ऊपर जो है वो मिरर बन रहा होगा, तो वो फिर चेंज नहीं होगा, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन उसको जो है वो अल्टर नहीं करेगी। दैट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स विल रिमेन अनऑल्टर्ड व्हेन वी अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ने वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। परपेंडिकुलर को जो है वो नेगेटिव मैप करेगा, जो पैरेलल होंगे उनको ऐसे ही छोड़ देगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए? वी वांट टू हैव द मैट्रिक्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमने बेसिकली इसका जो है वो मैट्रिक्स लिखना है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जब हमने मैट्रिक्स लिखना हो ट्रांसफॉर्मेशन का, टेंसर का मैट्रिक्स लिखना हो, देन वी नीड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि हाउ दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग द बेस वेक्टर्स। तो ये तीन जो बेस वेक्टर्स हैं E1, E2, E3, E1 will be in the direction of x1, E2 in the direction of y and E3 will be in the direction of z। तो ये जो तीन बेस वेक्टर्स हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए। तो जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख लेंगे तो देन वी कैन राइट द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले लिखेंगे तो उससे हम उसका मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट राइट द मैट्रिक्स। वो कोई भी वेक्टर्स को वो ट्रांसफॉर्म करता रहेगा लेकिन उसका मैट्रिक्स नहीं हम बना सकते जब तक जो है वो हम बेस वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करके नहीं देखेंगे कि इन बेस वेक्टर्स का रिजल्ट क्या आ रहा है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके अंडर इन बेस वेक्टर्स की जो है वो रिज़ल्ट क्या आ रहा है। जब ये आ जाएगा रिज़ल्ट हमारे पास तो फिर हम जो है वो ईज़िली जो है वो मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बिकॉज हमने जो डिफ़ाइन किया है मैट्रिक्स कंपोनेंट्स जब निकाले हैं इसके जो है वो टेंसर के, तो उधर हमने देखा है वी हैव कैलकुलेटेड
द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर टी विद द हेल्प ऑफ बेस वेक्टर्स। अगर आप देखेंगे तो उधर आप देखें तो बेस वेक्टर्स की हेल्प से हमने कंपोनेंट निकाले डायरेक्टली, ऐसे नहीं कि जो उसी किसी भी वेक्टर को कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो हम जो है वो उसके कंपोनेंट्स लिख लें, कोई भी 3 वेक्टर उठा लें आप तो उसके कामयाब से तो नहीं, इस तरह नहीं, बेस वेक्टर्स को चेक करना है। तो अब तो आए उस बेस वेक्टर्स को देखते हैं कि वो कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए ना, पहला जो केस है दैट इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ रिफ्लेक्शन प्लेन, एज अ मिरर। तो 3 बेस वेक्टर्स हैं E1, E2, E3। बाकी वेक्टर्स को जैसे भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो भी उनका रिजल्ट आ रहा है जो है, हम उनको नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स लिखना है तो हमने बेस वेक्टर्स को ही देखना है कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग और दे आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे वो। अब क्योंकि E1 प्लेन हमारे एक्स वाई या E1 तो E2 तो पैरेलल होंगे उस प्लेन के ऊपर। देखें E1 पैरेलल टू एक्स हो जाएगा, E2 पैरेलल टू वाई हो जाएगा, तो इनका इमेज चेंज नहीं होना अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने पहले बात की है इधर, ठीक है, कि वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन आर नॉट ऑल्टर्ड, चेंज नहीं होंगे। तो इट TE1 वुड बी E1, TE2 वुड बी E2 और E3 पे ये पहली बात लगेगी कि E3 क्योंकि परपेंडिकुलर है उस पे प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। एज E3 इज नॉर्मल टू दिस प्लेन, सो TE3 विल बी इक्वल टू -E3, नेगेटिव ऑफ E3। तो ये तो अब आप लिख सकते हैं सिंपली 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। This is the transformation matrix. This is the transformation matrix when we are considering XY plane as a mirror. Similarly, let's go to the second case in which we are considering YZ plane as a mirror. तो ये YZ plane है, simply तो बस हो जाएगा Y और Z। नहीं, ये YZ है, कौन सी है ये? YZ नहीं है शायद, XZ है। हाँ, सेकंड में क्या है? XZ है, X और Z है ना। तो E1 E3 they will be parallel on to this plane, E1 parallel to X और E3 parallel, that will be parallel to Z। तो ओनली जो E2 है, जाहिर बात है जो E2 का वो फिर उन पे नॉर्मल होगा ना उस प्लेन पे। E2 नॉर्मल होगा तो E2 का जो इमेज होगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल बी -E2, ठीक है। E2 विल बी मैप्ड बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन नेगेटिव ऑफ E2, सिंपली -E2, एंड these will remain unaltered, ये चेंज नहीं होंगी। E1 E3 इसका भी लिख सकते हैं 0 1 0, इसको लिख सकते हैं 0 -1 0, इसको लिख सकते हैं 0 0 1। और ये तीसरी, दिस इज YZ प्लेन, ये Y वाला होगा, ये Z वाला होगा। E2 विल बी पैरेलल टू Y, E3 विल बी पैरेलल टू Z, और E1 जो है वो परपेंडिकुलर होगा YZ प्लेन पे, नॉर्मल होगा। तो ये दिस विल बी मैप्ड ऑन इट्स नेगेटिव, सो इट TE1 विल बी -E1, TE2 विल बी प्लस E2, TE3 E3 -1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस आ गए हैं। In the start I have said that we will write 6 matrices, तो 6 लिखेंगे, 3 लिख दी हैं, 3 will be related with transformation, ये हमने लिख दी हैं, ये हमने फाइंड कर ली हैं। अगले 3 हम देखेंगे, और ये जो 3 और 3 6 मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे नहीं डिस्कस कर रहा, ये आगे हमने यूज़ करने हैं, जो है वो देखेंगे कि कहाँ हम इन 3 6 का जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पिछला लेक्चर पढ़ा है ये भी उसी से रिलेटेड है। ऐसे नहीं है कि अब आप कहें कि वो पिछले लेक्चर में तो वो चीज़ पढ़ी थी और आज हमने ये मैथ से शुरू कर दिया तो ये चीज़ अलग है, कि नहीं, ये सारे एक इंटरलिंक्ड है, ये सारे आपस में जो बेसिकली आप देखेंगे ये चीज़ें वही हैं। मैं उधर से कंपैरिजन करवाऊँगा फिर आपको कि वहाँ पे जो हमने वो QIJ लिखा था ना, QIJ, उसके 9 कंपोनेंट्स आ रहे, वो सारे के सारे, ये जो सारे के सारे उन्हीं की हेल्प से आते हैं। देखेंगे कैसे आते हैं। ये रिफ्लेक्शन वाले नहीं,
जो रोटेशन वाले आएंगे, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन वाले हैं ये आगे ये दूसरे जो है वो लिहाज से यूज़ हो गए जब हम दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करेंगे, दोबारा जो है वो टू डिफरेंट कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, तो उधर इनका यूज़ होगा क्योंकि वो रोटेशन मैट्रिक्स है ना, तो जाहिर बात है ये रिफ्लेक्शन वाले तो रोटेशन मैट्रिक्स तो नहीं आ सकते। इसके बाद जो तीन पढ़ेंगे रोटेशन मैट्रिक्स, वो तीनों की तीनों उस रोटेशन मैट्रिक्स से आ जाएंगे जो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी चीज़ यूज़ होनी है, आगे हम बात करेंगे कैसे करेंगे, ये फिर जो ये इससे अगला लेक्चर होगा या उससे अगला लेक्चर होगा उसमें ये चीज़ जो है वो दोबारा जो है वो यूज़ होगी। लेकिन ये एक लिंक है इनका, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही जो है वो इनको जो है वो शुरू कर दिया, मैं वो दोबारा जब वो आएगा तो मैं इसको जो है दोबारा उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनैलिटी की बात करनी होगी, इन दोनों की बात करनी होगी, फिर हमने बेसिस की बात करनी होगी कि डिफरेंट जो है वो जो आपके क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनकी डिफरेंट जो बेसिस हैं वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं, उधर इस रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स और का रोटेशन मैट्रिक्स का हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और पिछले लेक्चर से कैसे लिंक होगा कि ये रोटेशन मैट्रिक्स पिछले लेक्चर से आ रहे होंगे, तो देखेंगे कैसे जो है वो लिंक इनका जो है वो हम बनाएंगे। तो ऑर्थोगोनैलिटी क्यों इस्तेमाल होगी वो भी देखेंगे, वो भी क्यों इस्तेमाल होनी है, लेकिन शायद नेक्स्ट लेक्चर में ना हो, उससे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्थोगोनैलिटी की बात हो। लेकिन बिफोर दैट ऑर्थोगोनैलिटी जो कुछ हम पढ़ेंगे वो भी उस ऑर्थोगोनैलिटी के अंदर जो है वो यूज़ होगा। तो अभी आप जाते हैं हम रोटेशन मैट्रिक्स पे, तीन रिफ्लेक्शन के आगे तीन रोटेशन के, उसी तरह जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में तीन प्लेन्स कंसिडर की थी ना एज अ मिरर, रोटेशन में क्या करेंगे, तीन एक्सिस है ना हमारे पास x1 x2 x3, तो हम रोटेशन लेंगे x1 अबाउट x1 एक्सिस, अबाउट x2 एक्सिस एंड अबाउट x3 एक्सिस, तो ये राइट हैंड रोटेशन लेंगे। यानी कि r एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, r क्या है, करस्पॉन्ड्स टू अ राइट हैंडेड रोटेशन, यानी r जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की नोटेशन के यूज कर, पीछे t लिख रहे थे इधर r लिख रहे हैं, ठीक है, t ट्रांसफॉर्मेशन, तो r जो है वो रोटेशन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्शन की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए t यूज़ हो रहा था, यहाँ पे जो है वो रोटेशन है ना, तो r हम कैपिटल R यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जो रोटेशन है r के लिहाज से लिख रहे हैं। तो जब ये राइट हैंडेड रोटेशन होगी, अब राइट हैंडेड रोटेशन शायद पहले बताया हो ये कि राइट और लेफ़्ट में क्या फ़र्क होता है, कि राइट हैंड में आपके पास ये हो ना कि x और y, x होगा हॉरिजॉन्टल, y होगा वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, और इसी को अगर लेफ़्ट हैंड करेंगे तो x आपका हॉरिजॉन्टल होगा और y आपका जो होगा डाउनवर्ड, होंगे तो जाहिर बात है परपेंडिकुलर, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, तो होंगे तो परपेंडिकुलर वो, लेकिन वो डाउनवर्ड होगा फॉर लेफ्ट हैंडेड। तो जो राइट है उसको हम जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज और जो लेफ़्ट है उसको क्लॉकवाइज के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं जब आपकी जो है वो रोटेशन की बात करेंगे ना। तो राइट है तो इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस केस में जब तीन रोटेशन हमने लेनी है, पहले एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन लेंगे, फिर दूसरे के अबाउट, फिर तीसरे के अबाउट, तो तीनों केस में एक एक जो है वो मैट्रिक्स आएगा, एंगल दिया हुआ है किस एंगल से लेनी है, थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा कुड बी एनी एंगल। तो इन केस में जो आपके पास मैट्रिक्स आता है ना आर का, वो आपने लिखना। अच्छा, तो इसका जो है ना वो पार्ट वन में अगर देखें तो वी हैव x3 एक्सिस एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव मेंशन्ड हियर e1 e2 इंस्टेड ऑफ x1 x2 एंड x3। क्यों? बिकॉज वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स ऑफ R। तो मैट्रिक्स ऑफ R लिखने के लिए वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बेस वेक्टर्स, e1 along x1 x, e2 along x2, e3 along x3। तो क्योंकि हम जो है वो वी आर टेकिंग द रोटेशन अबाउट x3 एक्सिस, तो जो x3 एक्सिस है वो फिक्स रहेगा, तो उसके अलॉन्ग जो वेक्टर है वो भी फिक्स रहेंगे। तो e3 क्योंकि
उसके अलॉन्ग होता है x3 के, तो ये फिक्स रहेगा r e3 विल बी इक्वल टू e3। तो r जब e1 पे एक्ट करेगा तो r e1 बना देगा, e2 पे एक्ट करेगा तो r e2 बना देगा। तो ये जो है यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इस फिगर से लिखा हुआ है, तो इसको ये फ़िलहाल ये इस फिगर से लिखा हुआ है, तो ये हम देखेंगे कि ये चीज़ एग्जैक्टली उधर से भी लिख सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। वो जो क्यू आई जे निकाला था ना हमने उसके 9 कंपोनेंट्स थे, तो वो उधर से भी जो है वो हम देखेंगे कि कैसे जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपका जो मेथड है प्रीवियस वो यूज़ होगा। तो सिंपली क्या है, ये वेक्टर है ना r1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है cos थीटा e1 और ये इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये e1 जो आपका यूनिट था, तो इस जब रोटेट होकर r1 बनेगा तब भी इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्शन पहले इधर थी अब उधर ऊपर हो गई है, लेकिन ये लेंथ जो है ना वो चेंज नहीं होगी। इधर भी e1 की लेंथ यूनिट थी, इधर भी जो है वो लेंथ उसकी यूनिट है, तो इधर वो फिर यूनिट लेंथ जो है हम 1 ने समझे, 1 और 1। तो कोसाइन ऑफ साइन थीटा e1 और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा e2, ये क्या हो गया आपका re1। इसी तरह re2 ये लिखेंगे तो एक ये आ जाएगा और एक इसका जो है वो ये आ जाएगा। तो ये जो है वो अलॉन्ग e2 आ जाएगा cos थीटा e2, उसके साथ जो होता है एंगल के साथ जो होता है, और ये आएगा एंगल के सामने वाला जो ये निकालते हैं हम उसी तरीके से ही हैं जो यूजुअल आपको पता है क्या कहते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, ये कोसाइन और साइन के ज़रिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाले जाते हैं ना। तो ये सामने वाला क्या होता है साइन थीटा और इसकी जो लेंथ है वो 1 है। ठीक है, और ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये अब इसकी अपोजिट आ गया, इधर माइनस e1 होगा ना, सारी बात इधर e1 है तो इधर माइनस e1 होगा, तो ये उस लिहाज से जो है वो साथ माइनस आ गया। अच्छा, तो ये इस तरह अब तो लिखना कोई मसला नहीं रह गया ना, cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 जो हमने जिस तरह लिखते थे, और 0 0 1। अब इसका भी कोई मसला नहीं है, अब सिंपली हमने x3 ले लिया है, सॉरी x2 ले लिया परपेंडिकुलर, तो ये देखें e3 e1 और x1 आपका आउटवर्ड, x2 आपका आउटवर्ड, तो ये डायरेक्ट तरतीब यही रहेगी 3 1 और आउटवर्ड आपका 2, वो जो होता है ना e3 क्रॉस e1, ठीक है, वही आपका e2 देता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये e1 इधर और e3 उधर नहीं लिख देना, फिर ये हो जाएगा गलत। ठीक है, e3 इधर आएगा और e1 उधर आएगा, तो ये आपका ये बन जाता है। तो इधर भी आप वही चीज़ लिखी हुई, ये आपका आ गया जी, पहले re1 आ गया, फिर re2 और फिर re3, क्योंकि x2 रोटेशन जो है इन दिस केस वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट x2 एक्सिस, सो re2 विल बी e2, तो हमें re1 और re3 लिखना है, यहाँ से लिखेंगे हम, ये पहले ये आ गया re1, तो re1 जारी बात है इसका x कंपोनेंट आ जाएगा, एक इसका y, मतलब एक इसके अलॉन्ग आ जाएगा, एक जो है वो आपका जो है वो इधर आ जाएगा, तो लेंथ उसकी 1 ही रहेगी, तो इधर जो आएगा वो cos थीटा e1 आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा साइन थीटा e3 है ना, ये तो नेगेटिव आ जाएगा उस माइनस की, ये इधर e प्लस e3 इधर जो है वो माइनस e3 होगा, तो ये अनचेंज रहेगा। तो ये आपका सिंपली cos थीटा e3 आ जाएगा, और ये सामने वाला आपका आ जाएगा साइन थीटा ये e1। तो लिखते वक्त ध्यान से cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा, इसका 0 1 0 और इसका ये e1 वाला पहले होता है साइन थीटा, फिर 0 और ये फिर आखिर पे, इसको नहीं इधर उधर जो है वो कर देना। तो ये आपका आ गया जी, और इसके बाद जो है वो आपका मैट्रिक्स आएगा उस वाला केस 3 वाला, उसमें आप ये देख सकते हैं कि e2 है e3 है और आपका जो है वो e3 e1 जो है वो आउटवर्ड है, तो ये e2 ऐसे बन रहा है e2 e3 फिर e1 आउटवर्ड, तो ये सिंपली re1 e1 ही रहेगा, क्योंकि जो है इन दिस केस वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट x1 एक्सिस, दो सो जो भी आपके जो वेक्टर्स हैं पैरेलल टू x1 एक्सिस हैं दे विल रिमेन अनचेंज, वो उस पर जब re1 r एक्ट करेगा तो दो विल रिमेन सेम।
तो E1 की कमी है तो गर्ज E1 E2 E3 से है, तो RE1 इज इक्वल टू E1। इसी तरह हमने RE2 लिख लिया, फिर RE3 लिख लिया, उससे हम ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब ये 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, टोटल 6 हो गए हैं, 3 रिफ्लेक्शन से आए, 3 रोटेशन से आए, ये सारे के सारे आगे यूज़ होंगे। ये तीनों मैं बताऊंगा कैसे हमने प्रीवियस लेक्चर से, ये तो रोटेशन वाले हैं, कैसे हम लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, वहाँ पे वो कोसाइन ऑफ x1 प्राइम और ये सारे जो 9 कंपोनेंट्स थे, फिर हमने उसको जो है वो QIJ से लिखा था ना, अगर आप लोगों को याद हो तो, होना तो याद चाहिए। और फिर QIJ लिखा था हमने, कोसाइन ऑफ xj प्राइम xi, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी जो है ना, ये सारे उससे लिखेंगे हम, ठीक है। वो जनरल किस्म की फॉर्म से बनाई थी, ये सब में कोसाइन ही नज़र आया, तो साइन भी नज़र आ रहा है ना, तो बेसिकली ये है तो सेम ना, माइनस साइन में वो कैसे उसको कोसाइन में लिखा, ये भी एक चीज़ उधर उस वक्त हम डिस्कस की थी। तो ये देखेंगे फिर ये सारी चीज़ें आगे आहिस्ता से कैसे इस्तेमाल होंगी, हमारी जो है वो बेसिस को रिलेट कैसे करवाएंगे हम, वो एक यही मैट्रिक्स होगा जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो ये दोनों देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन कैसे उधर जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, एक ये एग्जांपल है कि हमने शुरू में पढ़ा था ना कि टी ट्रांसफॉर्म करता है ए को किसी भी जो है वेक्टर बी पे, तो ये कहता है कि ये टी इस तरह दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन इसकी, जो E1 E2 E3 को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आप बताएंगे ए को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। E1 को तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, E2 को इसमें करता है, E3 को इसमें करता है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब इस ए वेक्टर कैसे करते हैं। इससे सिंपल है, पहले टी लिख लेना बेशक, यहाँ से 2 - 6 4 वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये टी आ गया। टी एक्ट कर रहा है ए पे, अब ए लिख ले 1 2 3, बस जो रिजल्ट आ जाएगा नया बी आ जाएगा। यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो ऐसे किसी और वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करती है, किसी भी ए को ऐसे ट्रांसफॉर्म, सिंपल टी ए निकालना है। अब ए कुछ भी हो, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। और ए, ये जो ए लिखा हुआ है ये वाला ए, ये कुछ भी हो, सिंपली आपने ये निकालना है, तो आपके पास उसका जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। तो इस किस्म की मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो है वो चले पेपर क्या कहूँ, ये अभी जो लेंगे लेक्चर उसमें जो कुछ एक्सरसाइज भी आपसे करवा लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो आगे सम ऑफ टेंसर्स, तो ये सम, ये प्रोडक्ट, फिर एक डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको टच देंगे, एक नई चीज़ आ जाएगी कि इन द स्टार्ट व्हेन वी हैव स्टार्टेड द कोर्स वेयर वी हैव सेट के ये जो टेंसर होता है ये बेसिकली दिस इज़ द, इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखेंगे वेक्टर्स की जनरलाइजेशन अब मज़ीद इधर और क्या कहती है। शुरू में तो बहुत सारी बातें की थी कि ये चीज़ इस तरह की देखना जनरलाइज हो रही है, इस तरह जनरलाइज हो रही है, तो पूरी डिस्कशन की थी हमने शुरू वाले लेक्चर्स में। 1-2 लेक्चर जो है इसी पे जो है वो आपको समझाया था कि कैसे जो है वो टेंसर की, हम वेक्टर को टेंसर को जनरलाइजेशन कहते हैं, सारा कुछ जो भी था डिटेल में डिस्कशन की थी। तो इधर देखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करते वक्त कि वो मज़ीद कैसे जो है वो, क्योंकि डॉट आपने पढ़ा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, डॉट और स्केलर मतलब एक ही चीज़ है ना। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, फिर इससे हट के जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ टेंसर्स, तो सम ऑफ टेंसर्स में ये है कि जिस तरह टी और एस 2 टेंसर है ना जी, तो इनका जो सम है वो भी एज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्ट करेगा, और वो किसी भी वेक्टर ए को इस तरह ट्रांसफॉर्म करता है। टी प्लस एस सम या एस प्लस टी जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, वो सम जो है वो ए पे एक्ट करेगा, तो रिजल्ट ये देता है टी ऑफ ए प्लस एस ऑफ ए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सम भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ए कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर हो तो ये उस आर्बिट्रेरी वेक्टर को इस तरह जो है वो चेंज करेगा। तो ये जो है वो टेंसर भी है, ये जो सम है ये टेंसर भी है, टी तो एस टेंसर है ही है। शो करना है कि देयर सम इज आल्सो टेंसर, सो टू शो दैट दिस सम इज टेंसर वी नीड टू चेक 2 प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टीज हैं लीनियरिटी की। इफ़ दिस
ट्रांसफॉर्मेशन इज़ लीनियर देन वी विल से दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ टेंसर। तो उनकी लीनियरिटी चेक करने के लिए वी हैव टू प्रॉपर्टीज़। लीनियरिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जो है वो ये इस तरह स्केलर मल्टीपल वाली, और एक जो है वो दो वेक्टर हम लेते हैं उस पर जो है एक्ट करवाते हैं सम पे, ताकि जो है वो फिर वो देखते हैं कि वो फिल करता है कि नहीं करता। ये दो लिए ए प्लस बी, तो यहाँ पे लगाइए डेफिनीशन। ये पहले वाले ने इस पे अलग कर दिया, दूसरे वाले ने टी प्लस टी एस ए प्लस बी प्लस एस इंटू ए प्लस बी, और फिर हमें पता है ये एस और टी टेंसर है तो लीनियर होंगे, तो यहाँ पे लीनियरिटी लगी है टी ऑफ ए प्लस टी या बी। फिर यहाँ पे ये और ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये इसने पहली प्रॉपर्टी पूरी कर दी है, टी प्लस एस एक्ट ऑन ए प्लस टी प्लस एक्ट ऑन बी, कि उनके सम पे एक्ट करें और अलग-अलग एक्ट करें, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी होती है स्केलर मल्टीपल वाली, कि स्केलर मल्टीपल जो है वो बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि जब टी प्लस एक्ट करे स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी वेक्टर ए, देन रिजल्ट शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टी प्लस ए व्हेन एक्ट ऑन ए। उस ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट जो है उस पर जब अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल आने चाहिए। तो ये लिखा ना हमने, ये लेफ्ट साइड लिखी, तो ये जो चीज़ लिखी ये बाय डेफिनेशन है। यहाँ पे टी और एस टेंसर हैं तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, स्केलर बाहर आ गए। तो इसको मज़ीद हमने, क्योंकि अल्फा स्केलर है तो उसको इसका लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इस पर फिर जो है वापस आप डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो ये चीज़ इसके इक्वल है। तो ये चीज़ लिखते हैं तो ये एग्जैक्टली वो डेफिनेशन बन जाती है, स्केलर जो है वो स्केलर वाली के स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी चीज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जब फुलफिल होंगी देन भी हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये टेंसर हो गया। तो ये टेंसर हो गया है, तो अब इसके कंपोनेंट्स भी निकाले जा सकते हैं। तो सम को हमने लिखा डब्ल्यू, तो टी अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें जब टी हमने लिखा था तो उसके टेंस कंपोनेंट्स कैसे लिखे थे, टी आई जे इक्वल्स टू ई आई डॉट टी ई जे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, सम को डब्ल्यू से लिख दिया ना, तो डब्ल्यू आई जे इज इक्वल टू ई आई डॉट डब्ल्यू ई जे, यानी कि डब्ल्यू इज़ एक्टिंग ऑन ई जे। तो डब्ल्यू की जगह ये सम डाल दिया, यहाँ पे ये अजीब चीज़ आ गई ना, अब ये डॉट इसी तरह, तो ये इस पे जो है वो डेफिनेशन इस्तेमाल की हमने सम की, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे डॉट हम अलग-अलग कर लेते हैं, इस पे अलग हो गया, इस पे अलग हो गया, तो ये टी आई जे होता है, ये एस आई जे होता है, ये डब्ल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू का सम का कोई भी कंपोनेंट कैसे आ रहा है, इन दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड करने से, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को। यानी अगर 2 3 चाहिए आपको सम का, तो टी का 2 3 और एस का 2 3 ऐड करेंगे तो आपको सम का 2 3 मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई सिंपल, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये तो सिंपल उसी तरह ही है ना, जिस तरह दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, 3 बाई 3 के दो मैट्रिक्स हों तो उनको ऐड किया जाए तो उनका सम क्या आता है, करस्पॉन्डिंग या एंट्रीज होती हैं, दे विल बी एडेड। ठीक है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही, फिर इंशाल्लाह इससे जो है वो आगे जाएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।